साल 2005 बिहार इलेक्शन के दौरान एक हैरान कर देने वाला सच पूरे देश के सामने आया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कई ऐसे कैंडिडेट्स इलेक्शन जीत रहे थे जिन पर सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहे थे। साल 2005 के बिहार असेंबली इलेक्शन में जीतने वाले लगभग 49% एमएलएज ने अपनी एफिडेविट में क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर किए थे। इस रिपोर्ट को देखिए, 2135 कैंडिडेट्स के सबमिट किए हुए एफिडेविट के मुताबिक 919 कैंडिडेट्स पर एक्टिव क्रिमिनल केसेस चल रहे थे और ये कैंडिडेट सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं थे, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज जैसे बीएसपी, एलजेपी, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, आईएनसी, इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स के नाम क्रिमिनल केसेस से जुड़े हुए थे और जो 29% कैंडिडेट्स इलेक्शन जीते उन पर सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहे थे। यानी बिहार की असेंबली में जीतने वाला हर दूसरा इंसान ऐसा था जिस पर क्रिमिनल एलिगेशंस मौजूद थे। उस दौरान बिहार में बाहुबली पॉलिटिक्स इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि कई ताकतवर लोग जेल के अंदर से ही इलेक्शन लड़ रहे थे और जीत भी रहे थे। उस वक्त पॉलिटिकल एनालिस्ट ओपनली कहने लगे थे कि बिहार में इलेक्शन सिर्फ पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वो पावर, डर और इन्फ्लुएंस का गेम बन चुकी है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, डेटा दिखाता है कि क्लीन कैंडिडेट्स के मुकाबले क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स के जीतने के चांसेस कई गुना ज्यादा थे। तो सवाल ये है कि आखिर डेमोक्रेसी में डर इतना ताकतवर कैसे बन गया? इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, एक ऐसा देश जहां हर 5 साल बाद करोड़ों लोग वोट देते हैं अपने फ्यूचर के लिए। लेकिन इसी डेमोक्रेसी में एक ऐसी रियलिटी छुपी है जो हर इलेक्शन के बाद और भी ज्यादा डेंजरस होती जा रही है। आज इंडिया में कई ऐसे एमपीज और एमएलएज हैं जिन पर मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, करप्शन और हेट स्पीच जैसे सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये लोग सिर्फ जीतते ही नहीं बल्कि मेजॉरिटी में वोट्स लेकर रिकॉर्ड बनाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा कैसे होता है कि एक क्रिमिनल पॉलिटिशियन बन जाता है? क्या इंडियन पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स भर चुके हैं या फिर सिस्टम ही ऐसा है जो क्रिमिनल्स को पॉलिटिक्स में पुश करता है? और अगर ऐसा है तो असली में पावर पर कंट्रोल किसका है, कानून या फिर बाहुबली? इंडिया में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पिछले कुछ डेकेड से ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी है कि अब डेमोक्रेसी के फ्यूचर पर सवाल खड़े कर रही है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की 2024 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 543 नए इलेक्टेड लोकसभा एमपीज में से 251 एमपीज यानी लगभग 46% एमपीज ने खुद अपने इलेक्शन एफिडेविट में क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर किए और इनमें से 170 एमपीज पर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस थे, जिसमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, क्राइम अगेंस्ट वुमेन और हेट स्पीच तक के एलिगेशन शामिल थे। और ये नंबर सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के नहीं थे, ऑलमोस्ट हर मेजर पॉलिटिकल पार्टी में क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स मौजूद थे। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात, एडीआर के एनालिसिस के अकॉर्डिंग क्रिमिनल केस वाले कैंडिडेट के जीतने के चांसेस क्लीन बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट से कई गुना ज्यादा थे। यानी इंडियन पॉलिटिक्स में क्रिमिनल बैकग्राउंड कभी कभी डिसएडवांटेज नहीं बल्कि एडवांटेज बन जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? क्या इंडिया की पॉलिटिक्स हमेशा से ऐसी थी? इंडिया के शुरुआती दौर में पॉलिटिक्स की इमेज बिल्कुल अलग थी। 1950s और 1960s की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी निर्धारित थी उस टाइम के फ्रीडम फाइटर्स, सोशल वर्कर्स, टीचर्स, लॉयर्स और ग्रास रूट लीडर्स पॉलिटिक्स में आते थे। पॉलिटिक्स को पूरी तरह पब्लिक सर्विस माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे सिस्टम बदलने लगा। 1970s और 1980s के दौरान स्पेशली उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी स्टेट्स में कास्ट पॉलिटिक्स और लोकल पावर स्ट्रगल बहुत एग्रेसिवली बढ़ने लगा। इसी टाइम पीरियड में एक नया वर्ड बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, बाहुबली, यानी एक ऐसा लोकल इंसान जिसके पास पैसा भी था,
पावर भी थी और डर भी था। उस वक्त इलेक्शंस में बूथ कैप्चरिंग, इंटिमिडेशन और वायलेंस कॉमन होता जा रहा था। पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसे लोग चाहिए थे जो इलेक्शन जीत सकें और क्रिमिनल्स को पॉलिटिशियन चाहिए थे जो उन्हें पुलिस और लीगल सिस्टम से प्रोटेक्शन दे सकें। और इसी तरह इन दोनों का एक अनऑफिशियल अलायंस बन गया। पॉलिटिशियन क्रिमिनल्स का यूज करते थे और क्रिमिनल्स पॉलिटिशियंस का। लेकिन 1990s में एक बड़ा शिफ्ट आया। क्रिमिनल्स को रियलाइज हुआ कि अगर पॉलिटिशियन हमें प्रोटेक्शन दे सकते हैं तो क्यों ना हम खुद ही पॉलिटिशियन बन जाएं। और यहीं से इंडिया में क्रिमिनल पॉलिटिशियंस का मॉडर्न इरा शुरू हुआ। 1990s के दौरान कई स्टेट्स में माफिया और पॉलिटिक्स का कनेक्शन शरेआम सामने आने लगा। कई बाहुबली लीडर्स ने डायरेक्ट इलेक्शन लड़ना भी शुरू कर दिए और कई जगहों पर वो जीत भी गए। क्यों? क्योंकि उनके पास 3 चीजें थी: पैसा, डर और लोकल लोगों का सपोर्ट। इंडिया की पॉलिटिक्स में कई ऐसे नाम रहे जिन्हें लोग पॉलिटिशियन से ज्यादा एक ताकतवर इंसान के रूप में जानते थे। बिहार के मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम बहुत कंट्रोवर्शियल रहा। उन पर मर्डर और किडनैपिंग जैसे मल्टीपल सीरियस क्रिमिनल एलिगेशंस लगे, लेकिन इसके बावजूद भी वो एक पावरफुल पॉलिटिकल फिगर बने रहे। उनके सपोर्टर्स उन्हें प्रोटेक्टर मानते थे। इसी तरह उत्तर प्रदेश के मुख्तार अंसारी का नाम भी पॉलिटिक्स और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के कनेक्शन का सिंबल बन गया। उन पर एक्सटॉर्शन, मर्डर और गैंग रिलेटेड एलिगेशंस लगे, लेकिन इसके बावजूद भी वो मल्टीपल टाइम एमएलए भी रहे। आनंद मोहन सिंह, पप्पू यादव और ऐसे दूसरे कई रीजनल स्ट्रॉन्ग मैन भी इस बड़े ट्रेंड का हिस्सा रहे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर केस के फाइनल लीगल आउटकम अलग रहे। कुछ कन्विक्टेड हुए, कुछ एक्विटेड हुए और कुछ केसेस कई सालों तक कोर्ट में चलते रहे। लेकिन एक चीज बहुत कॉमन थी, इन लीडर्स का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उन पर लगे क्रिमिनल एलिगेशंस के बावजूद भी खत्म नहीं हुआ। कई जगहों पर उनका डर, उनकी इमेज और उनका लोकल सपोर्ट उन्हें और ज्यादा पावरफुल बनाता गया। और इसी पॉइंट पर इंडियन डेमोक्रेसी का सबसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चन सामने आता है कि आखिर पब्लिक ऐसे लोगों को वोट क्यों देती है। ये समझना बहुत जरूरी है। कई बार वोटर्स क्रिमिनल्स को वोट इसलिए नहीं देते क्योंकि उन्हें क्राइम पसंद है। वो क्रिमिनल्स को वोट इसलिए देते हैं क्योंकि वोटर्स को सिस्टम पर भरोसा नहीं होता। इंडिया के कई एरियाज में लोगों को लगता है कि पुलिस स्लो है, कोर्ट स्लो है, गवर्नमेंट इनएक्सेसिबल है। यानी एक आम इंसान की आवाज का गवर्नमेंट तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। ऐसे में एक लोकल पावरफुल इंसान ही उनके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करता है। लैंड डिस्प्यूट हो तो वो सॉल्व करवाता है, पुलिस का इशू हो तो वो प्रेशर डालता है, लोकल प्रोटेक्शन हो तो वो प्रोवाइड करवाता है। यानी कई जगहों पर बाहुबली ही रियल सिस्टम बन जाता है। और जब स्टेट वीक हो तो ताकतवर इंसान को लीडर बना देते हैं। इसके अलावा इंडियन पॉलिटिक्स में कास्ट और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी बहुत बड़ा फैक्टर रही है। कई वोटर्स कैंडिडेट को आइडियोलॉजी या क्रिमिनल रिकॉर्ड से ज्यादा कास्ट आइडेंटिटी या लोकल लॉयल्टी के बेसिस पर सपोर्ट करते हैं। और फिर आती है पैसे की ताकत। इंडिया में इलेक्शंस बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, करोड़ों रुपए कैंपेन के ऊपर खर्च हो जाते हैं। बड़ी रैलीज, वर्कर्स, एडवर्टाइजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ग्राउंड मैनेजमेंट। ऐसे में अमीर और पावरफुल कैंडिडेट को नेचुरल एडवांटेज मिल जाता है और कई क्रिमिनल नेटवर्क्स के पास ऑलरेडी पैसा और इन्फ्लुएंस होता है। यानी डेमोक्रेसी का कंपटीशन धीरे धीरे पावर का कंपटीशन बन जाता है। लेकिन सिर्फ वोटर्स को ही ब्लेम करना गलत होगा। पॉलिटिकल पार्टीज का भी रोल इस सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है। रियलिटी ये है कि कई पॉलिटिकल पार्टीज जानबूझकर क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट को टिकट देती हैं। क्यों? क्योंकि वो इलेक्शन जीत सकता है, उनके पास पैसा होता है, लोकल इन्फ्लुएंस होता है और कई बार स्ट्रॉन्ग कास्ट बेस भी होता है। इंडियन पॉलिटिक्स में एक टर्म बहुत ही ज्यादा कॉमन है, विन एबिलिटी। यानी कैंडिडेट इलेक्शन जीत सकता है या नहीं। और कई बार मॉरलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंस विन एबिलिटी को दी जाती है। इसी वजह से ऑलमोस्ट हर मेजर पॉलिटिकल पार्टी पर क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट को टिकट देने के एलिगेशंस लगते रहते हैं। ये सिर्फ एक आइडियोलॉजी या पार्टी की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे पॉलिटिकल सिस्टम की प्रॉब्लम है। और जब पार्टीज स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को प्रायोरिटाइज करती हैं, तब क्लीन पॉलिटिक्स धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है।
इंडिया में क्रिमिनल पॉलिटिक्स को जिंदा रखने में जुडिशियल डिलेज का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। कई क्रिमिनल केसेस सदियों तक पेंडिंग पड़े रहते हैं और जब तक फाइनल कन्विक्शन आता है तब तक एक एक्यूज्ड मल्टीपल इलेक्शंस जीतकर लीडर बन चुका होता है। इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग सिर्फ क्रिमिनल चार्जेस लगने से कोई इंसान इलेक्शन लड़ने से ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई नहीं होता। डिस्क्वालिफिकेशन जनरली उनके ऊपर जुर्म साबित होने के बाद होती है और जब केसेस बहुत लंबे समय तक पेंडिंग रहते हैं तब एक्यूज्ड पॉलिटिशियन पॉलिटिकली एक्टिव बने रहते हैं। यही रीजन है कि कई एक्टिविस्ट और लीगल एक्सपर्ट्स फास्ट ट्रैक कोर्ट की डिमांड करते आए हैं ताकि पॉलिटिकल केसेस जल्दी डिसाइड हो सके। इंडिया में बाहुबली कल्चर सिर्फ पॉलिटिक्स तक लिमिटेड नहीं है। मूवीज, टीवी, सोशल मीडिया, हर जगह पावरफुल लीडर की इमेज ग्लोरीफाई होती रही है। कई पॉलिटिशियंस अपनी अग्रेसिव इमेज को इंटेंशनली प्रोजेक्ट करते हैं। सिक्योरिटी कॉन्वॉय, मैसिव क्राउड, लाउड स्पीचेस, ये सब एक साइकोलॉजिकल इमेज क्रिएट करता है। एक ऐसा लीडर जो पावरफुल है, जो सिस्टम से ऊपर दिखता है और कई वोटर्स इसी इमेज से अट्रैक्ट होते हैं। आज के डिजिटल एरा में पॉलिटिक्स सिर्फ गवर्नेंस नहीं रही, ये एक ब्रांडिंग बन चुकी है और कई बार क्रिमिनल एलिगेशंस को भी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के रूप में रीब्रांड कर दिया जाता है। पॉलिटिक्स और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का कनेक्शन सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। दुनिया की कई कंट्रीज में पावरफुल क्रिमिनल नेटवर्क्स ने पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है, लेकिन इंडिया का स्केल यूनिक है क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी भी मैसिव है और पॉपुलेशन भी, और लोकल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी एक्सट्रीमली पावरफुल है। इसी कॉम्बिनेशन ने क्रिमिनल पॉलिटिक्स की जड़ों को और ज्यादा मजबूत बना दिया। तो क्या इसका सोल्यूशन पॉसिबल है? एक्सपर्ट्स कई रिफॉर्म सजेस्ट करते आए हैं, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट फॉर पॉलिटिशियन, ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल फंडिंग, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, स्ट्रॉन्गर पुलिस सिस्टम, फास्टर जुडिशरी और वोटर्स अवेयरनेस। सुप्रीम कोर्ट भी पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी को लेकर मल्टीपल इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दे चुका है। पॉलिटिकल पार्टीज को क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स के डिटेल पब्लिकली डिस्क्लोज करने के डायरेक्शन भी दिए गए, लेकिन फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कोर्ट्स या इलेक्शन कमीशन की नहीं है। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी फोर्स होती है वोटर्स की। अगर पब्लिक परफॉर्मेंस और गवर्नेंस को डर और आइडेंटिटी से ऊपर इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दे, तब सिस्टम भी चेंज होना शुरू हो सकता है। इंडिया की पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स का राइज सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है पावर की, डर की, वीक इंस्टीट्यूशन की और पब्लिक साइकोलॉजी की। क्योंकि डेमोक्रेसी में पॉलिटिशियंस हवा से पैदा नहीं होते, वो सोसाइटी से ही आते हैं और हर इलेक्शन में सिर्फ लीडर्स चूज नहीं होते, बल्कि ये भी डिसाइड होता है कि सोसाइटी पावर को किस नजर से देखती है। क्या पावरफुल होना ही लीडरशिप है या लीडरशिप का मतलब अकाउंटेबिलिटी भी होता है? ये सवाल आज भी इंडियन डेमोक्रेसी के सामने खड़ा है और शायद इसी सवाल का जवाब फ्यूचर डिसाइड करेगा। सब्सक्राइब